as I have taught you about alkaline earth metal, their general physical and chemical properties, and um, action with halogen, air, and different elements I have already discussed you in previous classes. Today I will teach you salt of oxo acids of alkaline earth metal. I have already discussed what is oxo acids in S block element, especially in alkali metal. Let us study about the carbonate. Carbonate of alkaline earth metals are insoluble in water. जितने भी कार्बोनेट आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल का है इनसोल्युबल है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है व्हाई कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। चलो इसका आंसर दो सौम्या। कार्बोनेट्स जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल का ये इनसोल्युबल है क्यों? बता रहे सर। Those compound whose lattice energy is larger than hydration energy are insoluble in water. The carbonates of alkaline methods have higher lattice energy than hydration energy. That is why carbonates of alkaline earth metals are insoluble in water. याद रहेगा? Yes sir, याद है। Solubility of carbonate in water decreases as atomic number of the metal ion increases. लेकिन फर्दर जो है तो insoluble है। फर्दर अगर insolubility की ही बात करें, ठीक है, तो solubility जो है ऊपर से नीचे और घटता चला जाता है। वजह क्या है? डी टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करने लगता है, इसीलिए ऐसा होता है। ऑल द कार्बोनेट्स डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, उसको हीट कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड देगा, यही ना है CaCO3 ले लो और इसको हीट कर दो। हीट करने से क्या होगा? यह कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा, ठीक है, और क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। क्या दे देगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। कहने का मतलब है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट को अगर हीट कीजिएगा तो इसी तरह से वो डिकम्पोज कर देगा, उस मेटल का आपको ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा, ठीक है। बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल एंड कैन बी केप्ट ओनली एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। वहाँ जहाँ आपका बेरिलियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये आपका जरूरत से ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखते हैं ताकि वह डिकम्पोज नहीं कर सके, ठीक है। द थर्मल स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कटायनिक साइज। कटायनिक साइज बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है? कटायन और अनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती चली जाती है। अब बेरिलियम कार्बोनेट में बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से इसका कार्बोनेट क्या होता है? अनस्टेबल होता है। आइए अब सल्फेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। द सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल व्हाइट सॉलिड एंड स्टेबल टू हीट। इसके जितने भी सल्फेट है ना, वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, सॉलिड होते हैं। बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स आर रेडली सोलुबल इन वाटर। द solubility decreases from calcium sulfate to barium sulfate। और बेरियम सल्फेट क्या है? इनसोलुबल होता है। बेरियम सल्फेट क्या है? पानी में इनसोल्युबल होता है। सोलुबिलिटी आपका कैल्शियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट आते आते डिक्रीज कर जाता है, और इतना डिक्रीज कर जाता है कि बेरियम सल्फेट इनसोल्युबल हो जाता है। वजह क्या है? बेरियम सल्फेट का लैटिस एनर्जी हाई होता है। लैटिस हाई एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि बेरियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इस ग्रुप में, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, और हाइड्रेशन एनर्जी बेरियम का कम है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा बेरियम सल्फेट का, इसीलिए बेरियम सल्फेट insoluble है। क्लियर है? Yes sir. The greater hydration enthalpy of beryllium and magnesium ion
overcomes the lattice enthalpy factor and therefore the sulfate are soluble in water। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम के सल्फेट जो होते हैं वाटर में सोलुबल होते हैं। सोलुबल होने का वजह क्या है कि जो इनका लैटिस एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी से क्या कहा जाता है, ओवरकम हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी आप जानते हैं, या हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम का सबसे ज़्यादा है, तब मैग्नीशियम का होता है। तो ये एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर देता है, लैटिस एनर्जी कम पड़ जाता है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में सोलुबल है। while moving down the group, especially in the case of barium sulfate, its lattice energy is higher than that of the hydration energy, therefore it is insoluble in water। नाइट्रेट्स के बारे में देखेंगे अब हम लोग। द नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिजोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हम लोग करते क्या है, नाइट्रेट्स बनाने के लिए कार्बोनेट्स ले लेते हैं, ठीक है, और उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डाल देते हैं, जिससे हम लोग को ये नाइट्रेट मिल जाता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेज विथ 6 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। मैग्नीशियम नाइट्रेट में 6 मोलिकुल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वहीं आपका बेरियम नाइट्रेट में क्या होता है, आपका अनहाइड्रस हो जाता है। ठीक है, नीचे का वजह क्या है बेरियम में अनहाइड्रस सॉल्ट बनाने का, क्योंकि बेरियम का हाइड्रेशन एनर्जी कम होता है। ठीक है, वहीं मैग्नीशियम नाइट्रेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 6 मोलिकुल्स आ जाता है, वजह इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। ऑल ऑफ दीज डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड्स लाइक लिथियम नाइट्रेट, और हीट करने के बाद ये डिकम्पोज करके लिथियम नाइट्रेट जैसा कंपाउंड बनाएगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं मेटल नाइट्रेट ले लीजिए, किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, हीट कर दीजिए, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। लेकिन लिथियम के केस में क्या होता है, लिथियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, लिथियम नाइट्रेट बनता है। हाँ मनीष, क्लास में हूँ ना, थोड़ा गुड मॉर्निंग, क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा देर के बाद बात कीजिएगा। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेरिलियम के केस में बहुत सारे एनोमेली जा रहा था, ठीक है, तो आइए बेरिलियम, जैसे बेरिलियम आपको डाइमेराइज कर जाता है, सॉलिड स्टेट में रहेगा तो पॉलीमेराइज कर जाता है, इस तरह से कंडीशन था, और दोनों का स्ट्रक्चर में समझाया था। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसका सॉल्ट भी आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जबकि दूसरे खासकर बेरियम में आ जाइए तो हम लोग को नहीं मिला था, बेरिलियम में हम लोगों को मिल रहा है। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज। इसका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, जिसके चलते हाइड्रेशन एनर्जी हाई होता है। बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल size it forms compound which are generally covalent in nature and gets easily hydrolyzed, और ये आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है, साइज छोटा होता है। ठीक है, चलिए, तो एक वजह ये हो गया आपका। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4 से ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो देख लो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कोई बोलो कितना होता है? 3 होता है सर। 4 होता है। लिथियम का 3 होता है, 1s2 2s2। एन एटॉमिक नंबर हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसमें 2 सबशेल पॉसिबल है, एस पॉसिबल है और एक आपका क्या पॉसिबल है, पी पॉसिबल है। एक एस पॉसिबल है और दूसरा पी पॉसिबल है। एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। पी में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल होता है। देखो ये 3 ऑर्बिटल हो गया आपका, एक एस का और एक पी का, 3 ऑर्बिटल हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे 3 ऑर्बिटल है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर सकता है, एक पेयर यहाँ कर सकता है, एक पेयर यहाँ कर सकता है, एक पेयर यहाँ कर सकता है। देखो तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4।
4 ही बन सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं बन सकता है, इसीलिए अपना ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा एग्जिबिट नहीं करता है ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जबकि दूसरे मेंबर जो होते हैं अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक एक्सटेंड कर सकता है ना। जैसे आ जाओ तुम कैल्शियम, कैल्शियम में आ जाओ, कैल्शियम का कितना है 20 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2, देखो तो 3s2 3p 6, और ये हो गया आपका 4s2, क्या हो गया आपका 4s2 1s2 2, यहाँ तक देख लो 10 हो गया, 10 और 8 18 2 20। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, n बराबर तुम्हारा 4 है, तो 4 ऑर्बिटल पॉसिबल है। कौन कौन, s पॉसिबल है, p पॉसिबल है, ठीक है, d पॉसिबल है, और आपका f पॉसिबल है, f पॉसिबल है, ठीक है, चारों ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो देखो इसमें 4 के केस में s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, p भी वैकेंट है और d भी वैकेंट है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इट कैन एक्सटेंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 6, या 6 तक कोऑर्डिनेशन नंबर ले जाता है, ठीक है, बाय मेकिंग द यूज ऑफ d ऑर्बिटल्स। यही ना है तुम्हारा, जैसे s हो गया, कौन सा s 4s, 4s में एक ऑर्बिटल हो गया, ये तुम्हारा हो गया कौन सा 4p ना, जो कि वैकेंट है, नहीं वैकेंट है, हाँ वैकेंट है, 3p है, 4p इधर नहीं है। 4p के बाद हो गया तुम्हारा 3d, 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, ये कितना है आपका 3d है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 वैकेंट ऑर्बिटल है, 5 और 4 इधर से 9 वैकेंट ऑर्बिटल है, 6 ही ऑक्युपाई करना है, आराम से ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम अनलाइक हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप आर एम्फोटेरिक इन नेचर। दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर हैं, जबकि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम कैसे हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं, वे एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, ये पढ़ा चुका हूँ पहले दिन भी, लेकिन फिर से एक बार देखिए। द आयनिक रेडियस ऑफ बेरिलियम इज एस्टिमेटेड टू बी 31 पिकोमीटर। The charge by radius ratio is nearly the same as that of aluminum ion. Hence, beryllium resembles aluminum in some way. ना, चार्ज बाई रेडियस रेशियो जो होता है बेरिलियम और एल्युमिनियम का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, जिसके वजह से ये सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शो करते हैं कुछ हद तक, ठीक है, इसीलिए इस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग कहते हैं, जिसका स्टडी हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में भी कर चुके हैं। लाइक एल्युमिनियम बेरिलियम इज नॉट readily attacked by the acid because of the presence of iron oxide film on the surface of metal। जैसे एल्युमिनियम है, आसानी से उस पर एसिड अटैक कर देता है, रिएक्शन कर जाता है, लेकिन बेरिलियम पर नहीं करता है, क्योंकि बेरिलियम के चारों तरफ से बेरिलियम ऑक्साइड का एक लेयर छा जाता है, बन जाता है, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, दोनों के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कमा देता है इसका बेरिलियम का, यही वजह है कि वह एल्युमिनियम की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव बेराइलेट आयन। अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और उसको एक्सेस अल्कली में डाल दीजिए तो बेराइलेट आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिस तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनेट आयन का फॉर्मेशन करते थे, उसी तरह से बेराइलेट आयन का फॉर्मेशन करता है बेरिलियम, तो दोनों में तो सिमिलरिटीज है ही, ठीक है। Chlorides of both beryllium and aluminum have chloride bridge chloride structure in vapor phase. Both the chlorides are soluble in organic solvent and are strong Lewis acid. They are used in Friedel-Crafts reaction, ठीक है। जैसे देख लो AlCl3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि 3 ही क्लोरीन है। तो जब 3 क्लोरीन रहेगा तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 2 4 2 6, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एल्युमिनियम का नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, इसीलिए लुईस एसिड है और इसका यूज होता है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में। उसी तरह से आपका बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो भी आपका लुईस एसिड है, जिसका यूज हम लोग फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में कर सकते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन भी 2 तरह का होता है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। Beryllium and aluminum ions have a strong tendency to form complex. दोनों के दोनों आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं? जो that is not ionizable in aqueous solution, especially the complex part of the coordination compound or the complex compound are non-ionizable in the aqueous solution, as the aluminum forms aluminum hexafluoride and सिमिलरली बेरिलियम फॉर्म्स बेरिलियम टेट्राफ्लोराइड आयंस ना। दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, यह नॉन आयोनाइजेबल होता है, पानी में डाल दीजिए तो अलग अलग डिसोसिएट नहीं करेगा ये, ठीक है, या जितने नंबर ऑफ आयंस होना चाहिए उतना फर्निश नहीं करेगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलती जुलती है। आइए हम लोग अब सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का, हालांकि हटा दिया है लेकिन फिर भी आप जानना जरूरी होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड ना। इसको कैसे बनाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, हीट कर दीजिए, हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको आप चूना कहते हैं, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड on a commercial scale by heating limestone in the rotatory kiln at 1070 to 1270 Kelvin। यही है कैल्शियम कार्बोनेट का, हीट कर दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है कैसा होता है? तो व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2870 केल्विन होता है। ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में लाइएगा तो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। पहले ज़माने के जो बिल्डिंग होता था चूना और छाई से बनता था, छाई कोयला का बनता है, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड रहता था, यही चूना रहता था, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बिल्डिंग पुराना होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो यही देखो कैल्शियम कार्बोनेट बदल जाएगा, जो कि पत्थर है, संगमरमर है, और वह और मजबूत होता चला जाता है। इसीलिए पहले जमाने की बिल्डिंग ज्यादा मजबूत होती थी, यही है। एंड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर, अगर वाटर इस पर डाल दीजिए तो हिसिंग साउंड निकलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सोल्यूशन है, क्लियर सोल्यूशन है, उसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से क्या होता है? मिल्कनेस अपीयर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ बिल्कुल सही, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन के चलते होता है। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। The addition of limited amount of water breaks the lumps of the lime. This process is called slaking of lime. Quick lime select with soda gives solid soda lime. Being basic oxide, it combines with acidic oxide at high temperature. ठीक है, देखो जब पानी डालोगे कैल्शियम ऑक्साइड पर तो हिसिंग साउंड निकलता है, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं, ठीक है। और क्विक लाइम सेलेक्ट विथ सोडा, अगर सोडा के साथ इसको हम लोग सेलेक्ट कर दें तो सोडा लाइम देता है, ठीक है। तो आइए अब आगे हम लोग इसका कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। यही कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको सिलिकॉन के साथ ट्रीट कीजिएगा तो कैल्शियम सिलिकेट में बदल जाता है। इट कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए बेसिक फ्लक्स, इट विल कंबाइंस विथ एसिडिक इम्प्यूरिटीज टू फॉर्म स्लैग, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट। ये कैल्शियम सिलिकेट होता है, लाइटर होता है, इसको अलग कर दिया जाता है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ करा दीजिए तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है।
यूजेज में आप कुछ जान जाइए। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, ठीक है। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली होता है ये। और अभी जस्ट मैं आपको बताया ना, बिल्डिंग बनाने में इसका यूज होता था। इसका एक्वस सोल्यूशन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज अगर करेंगे तो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है पानी डाल करके। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा। It is employed in the purification of sugar and in the manufacture of diester. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सिलेक्ट लाइम पढ़ने जा रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग सिलेक्ट लाइम कहते हैं, ठीक है। और मैं इसके बारे में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डाल दीजिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, पीछे बता चुका हूँ। इट इज व्हाइट एमोर्फस पाउडर, इट इज एस्पायरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, द एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर ना। इसका एक्वस सोल्यूशन जो क्लियर सोल्यूशन होता है उसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, जिसका यूज हम लोग किस चीज में करते हैं, आपको to detect the presence of carbon dioxide. When the carbon dioxide is passed through the lime water, it turns into milk due to formation of insoluble calcium carbonate. But when excess carbon dioxide is passed, then its milkiness disappears due to formation of calcium bicarbonate as it is soluble in water. Suspension of select lime in water is known as milk of lime. याद रखना, ये सब छोटा छोटा टर्म है। When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milk due to formation of calcium carbonate. जस्ट मैं बता चुका हूँ, ये रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है। लेकिन एक्सेस पास करोगे, ठीक है, तो वह बाइकार्बोनेट में बदल जाता है जो कि सोलुबल है, इसलिए मिल्कनेस डिसअपियर हो जाता है। तो यही तुमको अगर हम लोग CO2 पास कर दिए तो कैल्शियम कार्बोनेट के चलते मिल्कनेस अपीयर हो गया, लेकिन एक्सेस CO2 पास कीजिएगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जिसका कलर कैसा होता है, ये इनसोल्युबल होने की वजह से मिल्कनेस डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाएगा आपका। फिर मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप Cl2 बना दीजिए, ठीक है, तो हाइपोक्लोराइट बनता है और फाइनली वह ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन देख रहे हैं आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें आप Cl2 पास कीजिएगा तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस ब्लीचिंग पाउडर, यही जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, प्लस H2 आपको निकल जाएगा CaOCl ना। या ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। आइए यूजेज इसका देखिए। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोटार, बिल्डिंग मटेरियल, यानी पुराने जमाने के जो बिल्डिंग बनता था उसमें भी इसका यूज होता था। इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश ड्यू टू डिसइंफेक्टेंट नेचर, ये डिसइंफेक्टेंट नेचर का होता है, जिसके चलते आपको ये व्हाइट वॉश में यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो जर्म सेल और होस्ट सेल दोनों को किल कर दे, उसे हम लोग डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। It is used in glass making, in tanning industry, for the preparation of bleaching powder and for purification of sugar. चलिए अब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट देख रहे हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स इन नेचर इन सेवरल फॉर्म लाइक लाइमस्टोन, ठीक है, यह लाइमस्टोन के फॉर्म में पाया जाता है, चौक में इसका यूज होता है, मार्बल है ये, ठीक है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कीजिए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यही तो है जो कि CO2 का टेस्ट में हम लोग यूज करते थे, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन ही रहा है आपका। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड, इस मेथड से भी बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए और कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट is a white fluffy powder. It is almost insoluble in water. When heated to 1200 Kelvin, it decomposes to evolve carbon dioxide. 1200 केल्विन पर यह डिकम्पोज करने लगता है। It reacts with dilute acid to liberate carbon dioxide. रिएक्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट पर HCl डालिएगा, ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा आपको।
यूजेज देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का। इट इज यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट along with magnesium carbonate is used as a flux। कैसा फ्लक्स? तो बेसिक फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। Especially precipitated calcium carbonate is used in the manufacture of high quality paper। हाई क्वालिटी पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है। It is also used as an antacid mild abrasive in toothpaste। टूथपेस्ट में भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंगम में होता है। फिलर इन कॉस्मेटिक्स में होता है। कैल्शियम सल्फेट ना, सेमी हाइड्रेट, इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में पॉप बोलते हैं। ये भी 10 में आप पढ़ चुके हैं। पॉप ना हम लोग करते क्या है, क्या लेते थे, जिप्सम लेते थे और हीट करते थे बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से 3/2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर जो होता था निकल जाता है जिप्सम से ना, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कर देता है। व्हेन द जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस इट लॉस्ट all molecules of water of crystallization of gypsum which lost the property of the setting। thus that very substance is known as आपको डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जो सेटिंग नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो हम लोग करते हैं, कोई ब्रोकन हड्डी है तो उसको सेट करने में यूज किया जाता है, क्योंकि एक्सपैंड करता है सॉलिड होने के बाद। It is hemihydrate of calcium sulfate। It is obtained when gypsum is heated to 100 डिग्री केल्विन या 393 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही हो गया जिप्सम। ये जिप्सम हो गया, इसका हीट कर दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यही आपका सेमी हाइड्रेट बन जाता है कैल्शियम सल्फेट का, जिसको आप पॉप कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। Above 393 Kelvin, no water of crystallization is left and anhydrous calcium sulfate is formed। This is known as dead burnt plaster of Paris, as it lost the tendency to set। On mixing with an adequate quantity of water, it forms a plastic mass that gets into a hard solid in 5 to 15 मिनट। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पर पानी दीजिएगा तो वह जिप्सम में बदल जाता है, जिसके चलते यह हार्ड हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी के चलते इसको हम लोग यूज करते हैं मेडिकल साइंस में, टू सेट द ब्रोकन बोन। यूजेज देख रहे हैं। लार्जेस्ट यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री एज वेल एज प्लास्टर। It is used for embolishing the affected part of organ where there is a bone fracture or a sprain। It is also employed in dentistry, in ornamental work and making cast of statue and busts। चलिए, और इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। कल से हम लोग कार्बन कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सब बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक, हालांकि प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक हटा दिया है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कल से हम लोग देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन में आएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन? हाँ पी ब्लॉक हो, पी ब्लॉक अभी बचा हुआ है, ठीक है, पढ़ाऊंगा। अच्छा हुआ याद दिला देना, तो मालूम हुआ कि उसी में हम चले जाते, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट कल से आपका स्टार्ट कर दूंगा।